उनसे सीधा फाइट कर रहे थे और जदयू को पर्दे के पीछे से हटाने की प्रक्रिया जारी। अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का होगा। नीतीश कुमार जी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और वो डिजिटल अरेस्ट में अभी वो चल रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। जब विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता था कि बिहार में जल्दी ही ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया जाएगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बना लिया जाएगा, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और जल्द ही भाजपा का कोई सीएम बनने वाला है। इन सब को लेकर के अब चर्चा इस बात की हो चुकी है कि अब अगला नंबर किसका है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने नाम लेकर के बता दिया है कि अगला नंबर किसका होने वाला है, भाजपा आगे किसको निपटाने वाली है। और देखिए, सबसे बड़ा नाम सामने आया है चंद्रबाबू नायडू का। कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार को किनारे किया गया है, उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू का भी अगला नंबर हो गया है। देखिए, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो इन्हीं दो लोगों के वजह से बने, इन दो लोगों के सपोर्ट के वजह से बने। एनडीए की सरकार बनी तीसरी बार, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो केवल चंद्रबाबू नायडू का जिक्र हुआ। उस समय कहा गया कि इन्हीं दोनों बैसाखियों पर ये सरकार खड़ी है। तो पहले वाले को तो निपटा दिए हैं, अब दूसरे वाले का नंबर है, इस तरह से कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे राजेश राम, आप सबसे पहले वो सुन लीजिए। सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अचानक से, हालांकि हम लोगों का आश्चर्य नहीं है, इस घटनाक्रम से, नीतीश कुमार जी के घटनाक्रम से, राज्यसभा जाने के घटनाक्रम से कभी भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हम लोगों को कभी आश्चर्य नहीं हुआ। हम लोग हमेशा कहते थे कि ये होना है, होने का समय निर्धारित वो लोग करेंगे, लेकिन हम और हमारी पार्टी एकदम से कॉन्फिडेंट थी कि ये घटना होना है और बिहार में ये घटना होना है। और समझने वाली बात ये है कि बिहार में घटना हमारी भविष्यवाणी पर मोहर लगी कि बीजेपी जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देश स्तर पर एसआईआर के मुद्दा लेकर के और वोट चोरी के मुद्दा लेकर के पूरे बिहार में अभियान चला। राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से 17 दिन यहां समय दिया। तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि बिहार में जो परिणाम आएंगे वो वोट चोरी होने के बदौलत सरकार बनेगी। और वो आप लोगों ने देखा है और हम लोग उस विषय पर लगातार संवाद करते रहे आप लोगों से और बताते रहे कि 14 नवंबर के जब निर्वाचन संपन्न हुआ और परिणाम आए, तो वो ही हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। और ये आज के नीतीश कुमार जी के घटना भी आश्चर्यजनक नहीं है। मैं उसको दोनों को जोड़ करके आपके सामने बात रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि वोट चोरी हुई और वोट चोरी में केवल विपक्ष में हम इंडिया गठबंधन की तरफ से यदि लड़ रहे थे, तो परोक्ष रूप से हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जदयू से भी वो चुनाव लड़ रही थी, उनके साथ भी संघर्ष कर रहे थे और जदयू को भी वो साथ साथ हराना चाहते थे, इंडिया गठबंधन को हराना चाहते थे वोट चोरी के बदौलत और जदयू को भी हराना चाहते थे। हम उनसे सीधा फाइट कर रहे थे और जदयू को पर्दे के पीछे से हटाने की प्रक्रिया जारी थी। और हम लोग उस दिन भी कहे थे कि हम संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात जदयू को
समझ में नहीं आ रही है, लेकिन देर सवेर समझ में आ जाएगी और आज ये समझ में आ गई। अब समझने वाली बात यह है कि अगला नंबर किसका आने वाला है, मैं उसका भी आज भविष्यवाणी कर देता हूं, आप लोग रिकॉर्ड में रखिएगा। अगला भविष्यवाणी के तौर पर अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का होगा और वो आने वाला समय में आप पाएंगे कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेंगे और मीडिया के सामने आएंगे कि मैं तो ये निर्णय ले लिया। तो ये अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। अब यदि इसका आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ये कैसे है, तो उसका प्रमाण है आपके साथ, जानते हैं उस प्रमाण को, और वो प्रमाण ये है कि इनको साथ जिनको साथ रखा। देखिए राजनीति में चाहे रण क्षेत्र में दो तरह की प्रतिद्वंद्विता चलती है, दो तरह से लड़ाइयां लड़ी जाती है। एक लड़ाइयां लड़ी जाती है कि हम सामने से लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाइयां राहुल गांधी जी संसद से लेकर रोड पर और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ाई सीधी लड़ रहे हैं, और एक लड़ाई साथ में रह के लड़ी जाती है कि यदि हम कमजोर है, सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हम आपके साथ हो जाएंगे, आपके मित्र हो जाएंगे, आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हो जाएंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी करते आई है और बीजेपी दोस्ती करती है, और उनको बाद में इस तरह से उनको कायदे से और बहुत तरीके से, जिस तरह से आरएसएस करती थी अंग्रेजों को मदद करने में, सामने से कुछ, सामने से दोस्ती और पीछे से छुड़ा भोगना, तो ये साथ में रहकर बहुत से लोग को किनारा कर दिया, और उसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना उनका आपके सामने है और उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। अभी एक खंभा बचा है जो एकनाथ शिंदे के तौर पर दिख रहा है, आने वाला समय में वो भी किधर जाएंगे कोई पता नहीं। तीसरा है आपके अकाली दल, उनके साथ केंद्र में सत्ता में रहे, लंबी लंबी बातें की, और आज अकाली दल कहां है, आप लोग से छुपा हुआ है। इसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उनके साथ भी एक और गलबहिया किए, उनके साथ एक दूसरे को झपटी लिए, और झपटी के बाद जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को उन्होंने खाया ही नहीं, चबा गया। इसके बाद बीजू जनता, जो नवीन पटनायक वहां के चीफ मिनिस्टर थे, हालांकि अब उनको थोड़ी बात समझ में आई है तो थोड़ा सा अलग हुई है, लेकिन अब ये देर हो चुकी है, तो इसलिए इनको साथ में भी रह करके इन्होंने पूरी ताकत लगा करके बीजेपी ने उनको खा गया, और आज उनकी राजनीति किस तरह से उनके राज्य में चल रहा है आपको छुपा हुआ नहीं। बीएसएफ जो आप देखे होंगे उनके साथ भी रहे, और जिस तरह से उनको कमजोर कर करके वो खत्म करने का प्रयास किया, वो भी आपके सामने है। YISR उनकी भी उदाहरण है। तो इतनी लोग आपके सामने जो उदाहरण है, क्या ये सवाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बनता कि जिस तरह से बीजेपी और जदयू के जो है अननेचुरल गठबंधन रहा, मन से कभी नहीं रहा, विमन से रहा, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई
कि नीतीश कुमार जैसे लोग अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों से लगभग चुनाव के परिणाम के बाद भी मिलने से माना करते रहे। आखिर कौन लोग थे जो उनके आवाज पर नहीं मिल पा रहे थे, उनके विधायक नहीं मिल पा रहे थे, उनके जो पॉलिटिकल साथी थे वो नहीं मिल पा रहे थे? तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जो कौन सी ऐसी लोग थे जो उनसे मिलने से भी रोक गए? और ऐसा जब उनके जो आप ही लोग के मीडिया में विजुअल आए, उससे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अलग से रखा गया था और बाकी लोग को सीटिंग अरेंजमेंट थी केंद्रीय मंत्री से मिलने में, वो भी बहुत कुछ दर्शा देता है। और ये भी कह सकते हैं कि केवल स्कूल ही देना बाकी रह गया था, बाकी वो बॉडी लैंग्वेज, वहां बैठने की जो परंपरा है, उससे देखने से ही लग जाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी। और उस मीटिंग में, जदयू की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए, सभी सम्मानित विधायक के आंसुओं मैंने देखी। और ऐसी कौन मजबूरी है भाई कि जो नीतीश कुमार अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावना के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति आज उन जनप्रतिनिधियों के आंसू से भी नहीं मानने को तैयार, उनकी बातों को सुनने को नहीं तैयार। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो है नीतीश कुमार जी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और वो डिजिटल अरेस्ट में अभी वो चल रहे हैं और कुछ बातें कहना भी चाहते हो तो नहीं कह पाते हैं। और उनके जो हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, बिना उनके विश्वास में लिए ये कैसे निर्णय हुआ, ये आप समझ सकते हैं। उनकी लाचारी क्या है, उनकी विवशता क्या है, ये हर कोई जानता है। और आने वाला समय जिस तरह से सामाजिक न्याय के लड़ाई नीतीश कुमार लड़ते थे, क्या समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले लोग, जॉर्ज फर्नांडिस समाजवाद की लड़ाई लड़े, नीतीश कुमार लड़े, लालू जी लड़े, आज नीतीश कुमार जी समाजवाद की लड़ाई को क्या बीजेपी के हवाले कर दिया? और जो आरएसएस के एजेंडे पर समाजवाद चलेगा, ये मेरा सीधा सवाल है कि क्या समाजवाद के आंदोलन से निकले नीतीश कुमार जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आरएसएस के एजेंडे पर जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो सुना आपने किस तरह से राजेश राम ने कहा कि नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, उनके विधायकों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा है, और जिस तरीके से उनको राज्यसभा भेजा गया है, बल्कि ये उनकी मर्जी नहीं है, ये भाजपा के द्वारा उनको हाईजैक किया गया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट पर जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।